First of all, what is psychiatry? It deals with the study and diagnosis and treatment. Three things are there. जब आप साइकाइट्री पढ़ेंगे तो साइकाइट्री की डेफिनेशन में हमेशा 3 वर्ड्स आएंगे: स्टडी ऑफ अ मेंटल डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ अ मेंटल डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ मेंटल डिजीज. ये साइकाइट्री में पढ़ाया जाता है. एक कंपोनेंट होते हैं साइकाइट्री डेफिनेशन के. इट इज अ साइंस और इट इज अ ब्रांच which deals with the study, diagnosis and treatment of mental illness, emotional disturbance and even abnormal behavior. जरूरी नहीं हो पागल ही हो. Sometimes patient may be suffering from emotional disturbance or trauma or PTSD, as you know, post-traumatic psychiatric disorder, stress disorder. So, forensic psychiatry, it is an application of psychiatry. First of all, application of psychiatry for the purpose of law. जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करते हैं, इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ लॉ. फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया. फॉरेंसिक साइकाइट्री इज अ एप्लीकेशन ऑफ साइकाइट्री फॉर द पर्पज ऑफ लॉ. कई बार लोग क्लेम करते हैं कि यार वी आर नॉट द माई क्लाइंट और द सब्जेक्ट और द पेशेंट इज नॉट मेंटली साउंड, पागल है थोड़ा सा, अनस्टेबल है. उस कंडीशन में क्या लॉ लगते हैं, क्या है अपना? आ जाओ भाई फटाफट बैठो, आ जा बैठ फटाफट बैठ. So it is application of psychiatry for the purpose of law and administration of the justice. अब देखो इसमें एक ग्लिच है, एक कैच है. समटाइम्स देर आर थिंग्स विच आर टेंड टू बी बेंडेड. ठीक है. साइकाइट्रिस्ट एज अ डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट अप्लाई हिज नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ लॉ, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ पेशेंट्स. याद रखना. यहाँ पे आप जब एक साइकाइट्रिस्ट हो, एज अ साइकाइट्रिस्ट यू शुड यूज योर नॉलेज. नींद आ रही डॉक्टर साहब? हाँ. यू शुड यूज योर नॉलेज फॉर पेशेंट ऑब्वियसली, बट व्हेन कम्स टू फोरेंसिक साइकाइट्री you have to use your knowledge for the purpose of law, not for the benefit of patient. ये याद रखना. Because at that time when you are in the court or giving as a expert advice, आप एक साइकाइट्रिस्ट हो, एक एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट में, then you should be helping the law, not the patient at that time, because there he is not a patient, he is a victim or he is a whatever perpetrator. Mentally ill person, a person who is in the need of treatment due to any mental disorder other than mental retardation. याद रखना. mentally retarded persons को, बच्चों को, आदमी को you cannot pronounce. आजा इशारा कर रही, फटाफट सुन. mentally retarded people cannot be called mentally ill. ये डिफाइंड है, ठीक है, अपने यहाँ पे इंडिया में. So mentally retardation is different thing, mental illness is different thing. जनरल भाषा में आप सबको पागल ही बोलते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है. इट इज अ लॉ. MHA इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. ये आ सकता है, पहले पूछा गया है, आई डोंट नो तुम्हें आएगा नहीं आएगा. इवन नीट पीजीज में भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन यूजुअली आज मैं पढ़ाऊंगा वो तो छोटी मोटी टर्म्स हैं, समझ लेना, उससे बेसिस तुम्हारा तैयार हो जाएगा. यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. बट नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू डायग्नोज द मेंटली इल पर्सन एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट एंड हाउ वी एडमिट द मेंटली इल पर्सन इन मेंटल हॉस्पिटल एंड हाउ टू डू डिस्चार्ज. ये बहुत लीगल प्रोसीजर होते हैं. अगर आप में से कोई साइकाइट्रिस्ट बनता है, ध्यान रखना इन चीज़ों का. ये एक्ट है आपके लिए, MHA, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. एडमिट कैसे करना है, वहाँ रखना कैसे, और उसको छुट्टी कैसे करनी होती है, रिलीज कैसे करना होता है, सबके लॉ है. बस ऐसे साइन करके नहीं होता है, ठीक है. वो बाद में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, दूसरे सर आएंगे तब. हाँ भाई आ जाओ बैठो, छुप के क्या जा रहा हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ बैठने को. बैठो फटाफट, तुम्हारे काम की चीज़ है. फर्स्ट थिंग अफेक्ट, सेकंड थर्ड. व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट देखो, एक होता है इफेक्ट, EFFECT, right? This is affect. Affect it is related to emotions, mood and feeling. Mood or feeling and disturbance of various types may occur in psychiatric illness. अब किसी को मान लो कोई, आप तो बाद में डायग्नोस करोगे ना. इट इज द वी आर हैविंग साइकाट्रिक टर्म्स, साइकाट्रिक थिंग्स. फर्स्ट रिलेटेड टू इमोशंस, मोशंस, मूड, फीलिंग्स एंड डिस्टर्बेंस. तो
अगर उनमें कुछ ये साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं, इट इज कॉल्ड और टर्म्ड एज अ अफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, जैसे मूड को आप इमोशनल क्लाइमेट बोल सकते हो, क्लाइमेट होता है ना, और जो परमानेंट है, बट द अफेक्ट इज इमोशनल वेदर। क्लाइमेट जैसे राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई, ऑब्वियसली, है ना। जैसे साउथ में आप कोस्टल एरिया में चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ह्यूमिड, राइट, नॉट सो हॉट नॉट सो कोल्ड, बट ह्यूमिड जरूर होने वाला है। आप नॉर्थ में पहाड़ों पे जाओगे, वहाँ का क्लाइमेट होने वाला है कोल्ड, राइट, बट वेदर कैन बी चेंज। कभी यहाँ बारिश भी होती है, ठंड भी लगती है, बहुत एक्सट्रीम ठंड आती है, बारिश भी होती है, सब होता है, राइट। क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट इज अ मूड एंड अफेक्ट इज वेदर। अफेक्ट जो आपके चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज अफेक्ट, बट योर क्लाइमेट, योर मूड इज परमानेंट स्टेट। याद रखना, जब आप यूजुअली हम लोग जनरल लैंग्वेज में मूड वर्ड यूज करते हैं, यार मूड अच्छा नहीं, इन दैट यू आर सेइंग माई इमोशनल स्टेट और माई वेदर इज नॉट गुड। अफेक्ट, आई एम अफेक्टेड, ऐसा वाला। आप मूड जनरल भाषा में अपन यूज कर लेते हैं, यार मूड अच्छा नहीं है अभी, है ना, बट मूड इज अ परमानेंट इमोशनल स्टेट। सेम डिसऑर्डर की बात होगी, अफेक्टेड डिसऑर्डर, which is in which affect is relatively prolonged to an abnormal degree. Affect is a temporary thing. अगर वो prolong हो जाएगी, then it will change into affecting disorder. For example, depression. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को prolong कर लोगे, अपने मूड को, तो वो abnormal डिग्री तक बढ़ जाएगा। एमनेजिया सबको पता है, बहुत टर्म सुनी होगी आपने, एमनेजिया। इट इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी कवरिंग वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। कोई कितने टाइप होते हैं एमनेजिया के, पढ़ा है, सुना है, पढ़ा है, हाँ, एंटेरोग्रेड, रिट्रोग्रेड और पेरीफेजियल। तो मतलब होता है कि अगर आपका जहाँ इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के आसपास की चीज़ आप तुरंत वो इंसिडेंट भूल जाते हो, ठीक है, तो वो पेरीफेजियल कहलाता है। मतलब उस एमनेजिया जो इंसिडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल जब आप सर्जरी करते हो, जनरल सर्जरी, यू गो टू अंडर जनरल एनेस्थेशिया, जीए के बाद देयर आर थिंग्स विच पेशेंट डू नॉट रिमेंबर, इसीलिए उसको दिया जाता है, उसको आप एमनेजिया क्रिएट करते हो, राइट। उसको ऑपरेशन की चीज़ें याद नहीं रहती ना, वो फील कर पाता है। एनेस्थेशिया इज डिफरेंट थिंग, बट यू ऑल्सो क्रिएट एमनेजिया फॉर द सर्जरी। कभी जाना तो एनेस्थेशिया सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें हैं कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे होते हैं विच क्रिएट एमनेजिया इन द पेशेंट। कौन याद रखना चाहेगा, मेरी चीज फाड़ हो रही, राइट। सो एमनेजिया और रिट्रोग्रेड, यू लॉस द मेमोरी बिफोर द इंसिडेंट, पुराना पास्ट भूल जाओगे। रिट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड होता है जब इंजरी हुई है, उसके बाद आपके साथ जो जो होता जा रहा है, यू विल फॉरगेट दिस थिंग्स फास्टर। हाँ बैठो साहब। रिट्रोग्रेड एंड एंटेरोग्रेड एमनेशिया, इट कैन बी कंप्लीट, इट कैन बी पैची। पैची मतलब, हाँ, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। था वो एक मूवी में आमिर खान वाला, उसको फिर याद आ जाता था, फिर भूल जाता था। इट कैन बी पैची। हेड इंजरी में होता है, और इवन पीटीएसडी में भी हो सकता है, ट्रॉमा, है ना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। एफेजिया, जब आप बोल नहीं पाते। एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल। याद रखना, एफेजिया वर्ड आपको बहुत यूज होने वाला है मेडिकल के अंदर, मेडिसिन में और साइकेट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ब्रेन जब आप पढ़ेंगे। एफेजिया इज एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर इन विच देयर इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस मीनिंग बाय स्पीच, मतलब आप बोल के समझा नहीं सकते अपने आप को, ठीक है, दैट इज एफेजिया। स्पीच, मीनिंग बाय स्पीच और राइटिंग, तो इसमें मतलब क्या हो गया, आपका मोटर सेंसेस खत्म हो गए, राइट। आपका जो ब्रेन का पार्ट था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर पार्ट, मोटर का सेंसेशन, मोटर रिस्पॉन्स, दैट पार्ट हैज बीन अफेक्टेड। राइटिंग एंड स्पीच मोटर फंक्शन है, एंड अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, ये आपका सेंसरी पार्ट है। कॉर्टेक्स होता है ब्रेन के, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होते हैं ब्रेन में, सबसे ऊपर एक मोटर के लिए काम करता है, सेंसरी काम करता है, याद है फिजियोलॉजी। तो नहीं भी याद होगी तो सुन लो, ब्रेन का जो ऊपर वाला यहाँ वाला हिस्सा होता है, साइड सेक्शन आप देखोगे, फोर्थ और फिफ्थ लोब होते हैं, पार्ट होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ एरिया, वो एरिया मोटर और
सेंसरी पार्ट, आपका जो सेंसरी रिजर्वेशन है उसके लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे मोटर फंक्शन काम कर रहे हैं, दैट इज फॉर राइटिंग एंड स्पीच। आप समझ पा रहे हो अगर उस चीज़ को, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच इज सेंसरी पार्ट। स्पोकन, टू अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटर्न लैंग्वेज, आज मैं कुछ लिख के देता हूँ, सब पढ़ पाते हो, दैट इज सेंसरी पार्ट। सो अगर इनमें से किसी भी चीज़ की एबिलिटी हो जाती है, एबिलिटी लॉस होता है, डिसेबिलिटी होती है, दैट इज अफेजिया। यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट स्पीक और अंडरस्टैंड द पीपल। समझ गए? सिंपल भाषा में ना आप समझा सकते हो ना आप समझ सकते हो, ना बोल के ना लिख के, ना पढ़ के और ना सामने वाले को सुन के। आपका जो प्रोसेसिंग होती है ना, जितनी भी आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, वो प्रोसेस होता जा रहा है ब्रेन में, वो खत्म हो जाता है, एफेजिया। कंपोस्ट मेंटिस, अब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, बट अपन सब यूजुअली अभी कंपोस्ट मेंटिस में है। अपना माइंड साउंड है, कंपोज्ड है। मेंटिस इज अ लैटिन वर्ड फॉर मेंटल, ब्रेन, मेंटलिटी और मेंटल स्टेटस। कंपोज मीन्स कंपोजिट, जो अच्छे से साउंड माइंड रखा हुआ है अपने पास। वी आर नॉट इनसेन फॉर राइट नाउ। सो हैविंग अ साउंड माइंड फॉर रिकॉर्डिंग और सर्टेन स्टेटमेंट, जैसे फॉर डाइंग डिक्लेरेशन एंड वैलिड विल। जब आप विल बनाओगे तो पेशेंट और विल बनाने वाला कंपोस्ट मेंटिस या साउंड माइंडेड होना चाहिए, इनसेन या अनसाउंड माइंड के साथ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उसकी विल और आपका मरते हुए की जो एक वो रहती है ना कि आप स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हो, वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इफ द पर्सन इज साउंड माइंडेड और इन द स्टेट ऑफ कंपोस्ट मेंटिस, देन दीज थिंग्स विल बी वैलिड। ठीक है? तो ऐसे पर्सन को, जो हम सब हैं अभी फिलहाल कंपोस्ट मेंटिस में है। कंपोज मेंटिस मतलब मेंटल स्टेटस। ये वाइवा में लाइन पूछ ली जाती है, व्हाट इज कंपोस्ट मेंटिस। ठीक है? लिखने में आया नहीं आया। कॉन्फेबुलेशन क्या होता है? ये सारी, आई नो ये सारी नई टर्म्स है, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एटलीस्ट साइकेट्री अभी नहीं पढ़ाई जाएगी तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। कॉन्फेबुलेशन क्या होता है? ये हम डेली करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है? डेली करते हैं, बट हम समझते नहीं इन चीज़ों को, हम कर क्या रहे हैं। व्हाट इज कन्फेबुलेशन? अ सिम्टम ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर। पागलपन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देखो, जब भी साइकेट्री पढ़ना, हर इंसान को पागल मत समझना, until और unless it is diagnosed with a particular disease। जो उसमें डिजीज जितनी भी दे रखी है उनसे डायग्नोस ना हो जाए, दे आर नॉट मेंटली इल पर्सन, जब तक आप डायग्नोसिस ना कर लो। सो सिम्टम ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर मतलब कुल मिला के मेमोरी का इश्यू हो रहा है, सबसे पहली बात। विच एमनेशिया पेशेंट मेड अप स्टोरीज टू फिल एनी गैप इन मेमोरी और एंड पर्सन गिव्स फॉल्स आंसर एंड आंसर्स दैट sound fantastical, fabricated but not deliberately to mislead। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वाइवा में करते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम लोग वाइवा में करते हो या फिर पेरेंट्स के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे तुम्हें डर समझ लो, या आउट ऑफ रेस्पेक्ट जो होता है कि यार इनको बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, होता है। आप करते क्या हो? आपसे पूछेगा आप कहाँ थे, आप कोई बताने लोग कि मैं वहाँ गया था बट ऐसे वैसे, तो उसके बाद आपको सही में याद नहीं है कि आपने क्या किया, भंड हालत में करते हो तुम लोग। ठीक है? तो फिर आप एक फैब्रिकेटेड पार्ट बता देते हो, हाँ फिर मैं ऐसा गया, मैं वहाँ गया, वहाँ से खाना वाना खाया, वहाँ से वापस आ गया, होता है। ये फैब्रिकेटेड पार्ट जो रहेगा, दैट इज कॉन्फेबुलेशन। मतलब जो दो एक्चुअल इवेंट है, आपकी स्टोरी है, आपने स्टोरी बताई, उस पूरी स्टोरी के बीच का पार्ट आपको एमनेशिया के थ्रू गायब हो गया। अब आप उसको फिलअप करने के लिए कुछ एक रैंडमली मेड अप स्टोरी बता रहे हो कि हाँ बीच में ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, फिर आप वापस एक्चुअल बताओगे, दैट इज कॉन्फेबुलेशन। आपकी एक्चुअल स्टोरी में, जो आपकी एक्चुअल कहानी है, उसमें मेमोरी लॉस टेम्पररी छोटी चीज़ के लिए, एक पार्ट के लिए मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी, उसमें आप फिल कर दोगे कुछ भी। जैसे इन शॉर्ट कॉन्फेबुलेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है? एमनेशिया हो जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? इन एनी फिल एनी गैप इन मेमोरी एंड पर्सन गिव्स फॉल्स स्टेटमेंट। और जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ मैं वहाँ गया फिर मैं ऐसा गया, हम सोचोगे यार ये इस तरह से तो कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप रात में थे, आप पार्टी करके आ रहे हो, पेरेंट्स को आपने बोला, आप बता रहे हो कि हाँ मैं इसके घर पे पार्टी किया था, फलाना XYZ जो भी आपका फ्रेंड है, उसके पार्टी करने गए, हमने ये किया वो किया, उसके बाद हम घूमने गए, फिर जाके हमने
फॉर एग्जांपल आप ऐसा एग्जांपल देते हो, कहानी वो बना देते हो जो दिन में ही, जैसे फॉलो आप बोल रहे हो कि मैं वो कौन से पार्क आते हैं, थीम पार्क वगैरह जो भी, वहाँ पे गए हमने, वहाँ राइड्स ली और ऐसे, तो पेरेंट्स भी सोचेंगे कि भाई दिन में रात में कौन सा थीम पार्क चलेगा, बट आपने वो गैप भर दिया, राइट। इसमें एक कंडीशन है, नॉट डेलिबरेटली, जानबूझ के नहीं करते, आप लोग अभी जानबूझ के करते हो बट जो एक कंडीशन होगी कन्फेबुलेशन, दैट इज अनडेलिबरेट एंड अनइंटेंशनल, वो डेलिबरेटली नहीं होगा, उसके साथ चलेगा ही वही, वो कहानी सुनाने लगेगा, अपनी स्टोरी, कुछ भी इवेंट बताएगा, बीच में कुछ ना कुछ फीलिंग कर देगा, दैट इज कन्फेबुलेशन। समझ में आ गया? डिलीरियम, ये बहुत पूछा जाता है, आप बोलते हो ना पर्सन इज इन डिलीरियम का स्टेट, डिलीरियम। डिलीरियम का बहुत सिंपल मीनिंग होता है जो नीट में पूछा जाता है, ऑफ द ट्रैक, अपने रास्ते से भटक जाना, सिंपल। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन एंड थॉट्स, कंटेंट्स आर इररिलेवेंट। इसमें तीन चीज होती है, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन एंड थॉट कंटेंट। मतलब क्या है, डिलीरियम में देयर इज अ, वो कॉन्शियसनेस उसमें रहेगी नहीं, अनकॉन्शियस हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, या सेमी कॉन्शियस पर्सन कैन बी, राइट। जब आप पेशेंट को चेक करते हैं ना मेडिसिन में, कहीं पे भी हॉस्पिटल में, योर ड्यूरिंग योर क्लिनिकल ड्यूटीज, यू ऑलवेज राइट पेशेंट इज कॉन्शियस, राइट। पेशेंट, आप कभी ये नहीं लिखते पेशेंट इज इन डिलीरियम स्टेट और डिलीरियस स्टेट, जब तक आपको बिल्कुल थोड़ा आधा अधूरा सा नहीं लगे। ओरिएंटेशन लिखते हो, पेशेंट इज ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या होता है ओरिएंटेड का? टाइम, प्लेस एंड पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता हो कि वो कौन है, किससे बात कर रहा है, कहाँ है, राइट, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो इसका डिस्टर्बेंस हो गया ओरिएंटेशन का, ही डजंट नो हु इज फ्रॉम, टू whom he is talking, where he is and what is the time or day. थॉट, उसकी थॉट जो इरेलेवेंट हो गया, अब तो खत्म हो गया लेक्चर ना, वो तो ठीक है ये तो, पर लेक्चर तो खत्म हो गया ना भाई साहब, खड़ा रहे, बाहर खड़ा रहे। नहीं, अटेंडेंस तो नहीं देनी तुम्हें, तुम लोगों को अटेंडेंस ही नहीं देनी है मुझे, तुम्हें अटेंडेंस लेने आया तो अटेंडेंस तो अब मिलेगी नहीं बेटा, अब तो जा तू यहाँ से। तो पढ़ाई की बोलता तो मैं समझ भी लेता है एक बार, तूने अटेंडेंस की बोला तो निकल ले यहाँ से। तुम्हारे जूनियर के साथ और बुरा होने वाला है, ये बता देना उनको, पहले ही से बता देना बात तो करोगे इसे तुम। हाँ, नेक्स्ट इज कॉमन एंड सीवियर न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है विच अक्यूट इनसाइट, मतलब फटाफट शुरू हो जाएगा एकदम से, कोई इसमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन नहीं होने वाला। अटेंशन डेफिशिएट्स, फ्लक्चुएटिंग कोर्स एंड रिड्यूस क्लैरिटी एंड अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता होगा, आपको आपकी जो टेंशन है वो तुरंत इधर उधर डाइवर्ट होने लगी, कोई आपसे बात कर रहा है तुरंत इधर उधर जान लगोगे। डिलीरियस कंडीशन में, जब आप एक डिलीरियस पेशेंट से बात करते हो ना, तो ये कंडीशन होती है, वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, तुरंत इधर उधर अटेंशन उसकी जाएंगी, उसकी थॉट्स, आपको सुनते सुनते उसकी थॉट्स कहीं और चली जाएगी, ठीक है, ही कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग। इट इज अ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये वर्ड याद रखना, मोस्ट कॉमन याद रह जाएगा ना तो कहते हैं नहीं बंटादार हो जाना तुम्हारा। साइकेट्री में बहुत सारी चीजें मोस्ट कॉमन होगी, बट उसके आगे के वर्ड जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये याद रखना। इनऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज डिफरेंट थिंग। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन इज डिलीरियम। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, कहीं पे कोई डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक। जो फंक्शनल से रिलेटेड है, जहां विदाउट डैमेज उसकी फंक्शनलिटी खत्म हो रही है, ठीक है, उसको इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। साइकेट्री में आएगा फिर से, टेंशन मत लो, ठीक, बट समझ लो ऑर्गेन मतलब ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन से रिलेटेड है, डैमेज हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफ, अगर आपने ऑपरेशन किया उसके बाद पेशेंट कैन बी डिलीरियस, कंटिन्यूस इंक्रीज टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिया जो हो जाता है, या फिर ऐसे जगह पे बैठा है जहां आग लग रही है आसपास, वो फंस गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके माइंड, तो वो डिलीरियस कंडीशन में जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप वो आग से बच के आ गया और आप उसको बोले हाँ नॉर्मल, वो पेशेंट कैन बी डिलीरियस, ठीक है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सीएनएस इन्फेक्शन फॉर ऑब्वियसली, हेड ट्रोमा फॉर ऑब्वियस रीजन, पॉइजन्स लाइक धतूरा जो आपके सीएनएस पे एक्ट करते हैं। देर आर सम पॉइजन विच इज क्लासिफाइड एज डिलीरियस पॉइजन, है ना, तो ये चीज़ें करेंगे वो, तुम इधर रिलेट कर लेना। डिलीरियस पॉइजन मतलब ये सारी चीज़ें मेंटल।
नेक्स्ट थिंग इज इल्यूजन, हेलुसिनेशन। इसके अंदर होने लगता है, अब ये इल्यूजन हेलुसिनेशन तुम्हें समझाता हूँ पहले तो, तब इसमें समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है मोस्ट कॉमन विजुअल हेलुसिनेशन होगा डिलीरियम में। याद रखना, डिलीरियम में मोस्ट कॉमन विजुअल हेलुसिनेशन होगा, मतलब आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, सिंपल चीज है जो होगी नहीं। अदर देन नॉर्मल पीपल को वो चीज नहीं दिखेंगी, वो रैंडमली टॉक करेगा पेशेंट कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, देखो आ रहा है, देखो जा रहा है, वो ऐसा कह रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस होगा, हाइपर एक्टिविटी, एजिटेशन, स्लरिंग ऑफ स्पीच, सीनिन धतूरा, फ्लोसिलेशन, तुम्हारे काम करनी पीजी में देखेंगे इसको। हाँ, इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस डिलीरियम का क्या है, हम साइकेट्री में फोरेंसिक में क्यों पढ़ा रहे हैं। पेशेंट में बिकम इम्पल्सिव, वायलेंट, कमिट सुसाइड और होमिसाइड, किसी को मार भी सकता है, खुद भी मर सकता है सडनली एकदम से, राइट। सो इट विल नो, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। आपके सामने वाले को मार दिया उसने, वो फिर भी गिल्टी नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज द पेशेंट इज इन डिलीरियस स्टेट, याद रखना। बट एंड द विल मेड बाय दैट पर्सन इज नॉट वैलिड, इसीलिए पढ़ाया जाता है। कई बार होता है ना, मूवीज में देखा हो, सामने अपने आप को पागल प्रूव करने के लिए लग जाते हैं, हाँ ये तो मेंटली अनस्टेबल है, इसको सजा मत दो, रिलीज कर देते हैं। कुछ केसेस हैं उसके अंदर, कई बार आप उसको प्रूव कर पाते हो, कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ में नहीं हो पाता है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह। तो कहाँ कहाँ रहेगा वो, ये आपको सीखना है अभी। तो इन डिलीरियस स्टेट द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स कमिटेड ड्यूरिंग दिस स्टेट। अगर कई बार ऑन ऑफ होता है ना, पैची भी हो सकती है चीजें। डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन समझ में आया, टाइम प्लेस पर्सन का लॉस होना, दैट इज ओरिएंटेशन, प्लस कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, उसकी कॉन्शियसनेस फुल्ली जो है वो अटेंड नहीं रहेगी, एंड उसके थॉट कंटेंट प्योर नहीं रहेंगे या फोकस नहीं रहेंगे, एक लाइन पे ट्रैक पे नहीं चलने वाले। अब आती डिल्यूजन की बात, बहुत वर्ड कॉमनली यूज होता है डिल्यूजनल, बोल देते हैं यार डिल्यूजनल और व्हाट, ऐसा करके आप कई बार सेंटेंस बोलते हैं डिल्यूजनल पर्सन। डिल्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक वर्ड याद रख लेना, फॉल्स बिलीफ। आप इससे सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ, डिलीरियम इज ऑफ द ट्रैक, आप अपनी मेन चीज से हट गए। डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ, आपको कुछ भी समझा लिया जाए, कैसे भी प्रूव करके दे दिया जाए, स्टिल यू विल नॉट बिलीव दैट थिंग। इवन आपके हिसाब से प्रूव भी करके दे देंगे ना, ये देखिए ऐसा ही है, दिखा देंगे, इवन भगवान आके आपको बोल दे कि ले बेटा ऐसा ही है, तब भी आप नहीं मानो, दैट इज डिल्यूजन। समझ में आया? कुछ भी कर ले सामने वाला इंसान, आपको प्रूव कर देगा ना, तब भी आप नहीं मानोगे, आपका बिलीफ वही रहेगा जो आप पहले से मान रहे हो, दैट इज डिल्यूजन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, फॉल्स बिलीफ इन समथिंग। देखो अब अगर ये डेफिनेशन में आता है या शॉर्ट नोट में आता है तो लिखना तो पड़ेगा डेफिनेशन, राइट। फर्स्ट वर्ड आप लिख सकते हो फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज नॉट अ फैक्ट, विच परसिस्ट इवन आफ्टर इट्स फॉल्सिसिटी हैज बीन क्लियरली प्रूव्ड, कि भाई ऐसा नहीं है, आप क्लियरली प्रूव कर चुके हो, फिर भी वो मानेगा उस चीज को। एंड विच इज नॉट प्रिवेलेंट इन पर्सन्स ऑफ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस और रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड। देखो अब ये सारी चीजें इसलिए दी गई है, कई बार आप एज की बात करते हो कि आज टीनेज कुछ और मानते हैं, एडल्ट बड़े कुछ और मानते हैं, ओल्ड एज वाले कुछ और मानते हैं। एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो गरीब है उसकी कुछ बिलीफ है, जो रिच वाले या मिडिल क्लास सेमी अपर मिडिल क्लास लोगों के नहीं होते डेली बिलीफ। कल्चरल की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी, सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं। और रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस, एक पढ़ा लिखा इंसान अलग कुछ को मान सकता है, एक कम पढ़ा लिखा कुछ अलग मान सकता है, बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन एजुकेशन। एंड रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर ग्राउंड। मतलब ये कहना चाह रहा है, सपोज एक सिख या एक पंजाबी एक सरदार है जो पेशेंट बन के आया है, उसके कुछ बिलीव्स हैं। अब यू बीइंग एज अ डॉक्टर, इसको ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्रिएट कर रहा हूँ इस एग्जांपल को, भूल जाऊंगा बाद में। यू बीइंग एज अ डॉक्टर, यू विल थिंक यार मैं पंजाबी हूँ, नहीं पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, हो सकता है इनके में ऐसा होता हो, इनकी चीजें ऐसी हो, या इनका ऐसा बिलीफ हो।
राइट, इनका कल्चर हो, ऐसा हो सकता है। बट अब इसमें एक ये लाइन, लास्ट लाइन जो ये कह रही है, विच इज नॉट प्रेवलेंट इन द पर्सन इन द सिमिलर ऑफ द सिमिलर थिंग। मतलब अगर उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, अगर पेशेंट गरीब और आप किसी दूसरे उससे जिस भी पर्टिकुलर जो भी समझ लो क्या कहें, जो पर्सन जैसा है सेम उसके बैकग्राउंड वाला दूसरा पर्सन या और दूसरे लोग उस चीज को नहीं मानते, तो फिर उस चीज को आप डिल्यूजन का वो देंगे ऑर्डर। जैसे सेम क्लास का होना चाहिए, सेम उसके जैसे कैटेगरी के पर्सन हो। आज फॉर एग्जांपल यू आर स्टूडेंट, ठीक है, आप में से कोई एक स्टूडेंट ये बिलीव करने लग जाए कि हाँ मैं ऑर्डर मैं कर लूँगा, मैं यूनिवर्सिटी चलाऊंगा, मैं ही चला रहा हूँ, ऐसा वैसा, मैं ऑर्डर पास करे जा रहा हूँ। आप सब एक स्टूडेंट कैटेगरी में हो, ठीक है, बट आप खुद ही ये जानते हो कि आप यू कैन नॉट रन दिस यूनिवर्सिटी बाई, मतलब आप वीसी या इन जगह पे नहीं बैठे हुए हो, बट आपका एक स्टूडेंट ये चीज़ मान रहा है, ठीक है, आप उसको प्रूव भी कर चुके हो कि भाई ये इसी है, तो अपने पास कोई पावर नहीं, सब चीज़ आपने प्रूव कर दी, स्टिल ही बिलीव्स और द पर्सन बिलीव्स दैट ही इज कंट्रोलिंग दैट थिंग। उसकी जो सोच है ना वो वैसी रहेगी, आप कुछ भी करके प्रूव कर लो। नॉट प्रेवलेंट मतलब उसके सिमिलर पर्सन्स में वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, एक पढ़ा लिखा मतलब दोनों सेम एजुकेटेड, फिर भी वो मान रहा है, राइट, दीज थिंग्स। तो डिल्यूजन है फॉल्स बिलीफ इन इक्वल पर्सन या पर्सन विद द सिमिलर स्टेटस। डिल्यूजन इज अ साइन ऑफ साइकोसिस सिंस इट रिप्रेजेंट्स अ डिफेक्ट इन रियलिटी। पर्सन की रियलिटी बदल जाती है। आप रियलिटी में यहाँ बैठे हो, आप अपने आप को जानते हो, अपने पेरेंट्स को, इन सबको जानते हो, सामने कौन है, आपके फ्रेंड्स कौन है, अननोन कौन है, वो सब आप जानते हो, स्ट्रेंजर कौन आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब चीज। डिल्यूजन में आपकी रियलिटी बदल जाएगी उस पर्सन की, ठीक है। तो ये याद रखना, इट इज फॉल्स बिलीफ। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और यही सारे आते हैं एग्जाम्पल नीट में, ये सारे एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, बल्कि मैं हो सकता है आई डोंट नो इससे ज्यादा भी कुछ ऐड हो गया हो तो, बट दीज आर क्लासिक क्वेश्चंस। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डिल्यूजन समझे सबसे पहले तो, जब भी डिल्यूजन वर्ड आए, फॉल्स बिलीफ, उसकी जो सोच है वो गलत चीजें मानता है, कुछ भी प्रूव कर लोगे वो नहीं मानेगा। फर्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड मतलब क्या होता है, समथिंग बिग, बड़ा, महान। द पर्सन सेल्फ स्टीम इज इन्फ्लेटेड और सेल्फ इमेज इज टू मच हाई। मतलब वो बोलता है भाई मैं ही भगवान हूँ, होता है ना उसमें वो मूवी में डायलॉग मारता है, अपन ही भगवान है। कौन सी मूवी का डायलॉग है वो, बोलता है ना कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है वो वाला, हाँ वो कुछ तो भी डायलॉग था ऐसा। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, अपने आप को भगवान मान लेना, कुछ भी मान लेना कि भाई मैं ही हूँ, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। व्हाट इज इनफिडेलिटी? हाँ, चीटिंग, ठीक है। मॉर्बिड जेलेसी, डिल्यूजन, डिल्यूजनल जेलेसी, सेक्सुअल जेलेसी और ओथेलो सिंड्रोम। इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन। जहां साइंटिस्ट का नाम है वो ज्यादा जरूरी याद रखना। ओथेलो सिंड्रोम, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी रेयरली दिया जाएगा, क्योंकि इनफिडेलिटी इंग्लिश वर्ड है, यू कैन इजीली थिंक ना। ऑप्शन होंगे 4 ऑप्शन, आप तुरंत टिक कर दोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो नाम का कोई था भाई, अरे एक फेमस नहीं था ओथेलो करके, एक राइटर था यार, एक पोएट था उनके इंग्लिश कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में, उसके ऊपर है। ही वॉज द पेशेंट जिस पे ऐसा डायग्नोस हुआ, उसने अपनी वाइफ को या अपने लवर को कुछ मार दिया था सब। तो डिल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटीज कैन बी स्पॉन्टेनियस और विद पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, एल्कोहलिज्म एंड कोकेन एडिक्शन। दारू पीने के बाद अपनी बंदी और अपना बंदा लगता ही नहीं कि अपना है, उस पर शक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, राइट। वो टेम्परेरी है, बट डिल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी, मॉर्बिड जेलेसी, दीज आर ओथेलो सिंड्रोम, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। परसिक्यूशन क्या होता है, यहाँ नहीं देखा मैंने, बताओ। परसिक्यूट क्या होता है, परसिक्यूशन किसी चीज का, बताओ ना। दैट द पर्सन, हाँ सुनो, परसिक्यूशन में आज किसी इंसान को लग रहा है यार वो मेरे ही बारे में बात कर, आप उनको प्रूव कर दो, भाई देख इनकी रिकॉर्डिंग सुन ले कैमरे में, तेरे बारे में बात नहीं कर रहे, राइट।
स्टिल द पर्सन विल बिलीव नहीं ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे हर्ट करना चाहते हैं, मुझे ये करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, अब मैं बार बार वो प्रूव करने वाली बात तो नहीं, मतलब फॉल्स बिलीफ है। डिल्यूजन है मतलब समझ जाना कि डिल्यूजन मतलब आप कुछ भी कर लो वो नहीं मानेगा। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस और क्लेरमबोल्ट कैंडिस्की सिंड्रोम, ये इसी नाम से आएगा, क्लेरमबोल्ट के नाम से, है ना। उसको ऐसा लगेगा दैट हिज एक्शन, हिज फीलिंग, हिज थॉट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीवन बट हिम। उसने बोला उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मैंने मार दिया सामने वाले को, या उसकी वजह से मैं भाग गया, डर रहा हूँ, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, राइट। तो हिज एक्शंस, हिज फीलिंग्स एंड हिज थॉट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। आप कुछ भी प्रूव कर लोगे नहीं होगा। क्लेरमबोल्ट कैंडिस्की सिंड्रोम या डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वर्ड आएगा आप लिख लेना, फिर तो इजी है चीज। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ये तो आजकल न्यूज़पेपर में भी यूज होने लग गया है वर्ड। निहिलिस्टिक मतलब होता है सब कुछ खत्म हो जाना। जब आप एग्जाम दे के आते हो और फिर सोचते हो भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आज तो बर्बाद हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं दुनिया में, बंदी छोड़ गई, बंदा छोड़ गया, इसने कैसे किया, सब बर्बाद हो गया, आपको गवर्नमेंट एग्जाम दे नहीं। ये टेम्परेरी है आपका डिल्यूजन। सामने वाले आपके दोस्त प्रूव करते थे भाई कुछ नहीं हुआ, आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो परेशान होता है, ऐसे वैसे 10 दिन में बात हुई, माने नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारे लिए दुनिया बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया हमारा। निहिलिस्टिक मतलब होता है जीरो हो जाना, एम्प्टीनेस, ठीक है। अदर नेम इज कोटार्ड सिंड्रोम, ये याद रखना, अगेन नाम है, चाहो तो फोटो ले लो यार इसकी स्लाइड के, ये पूछे जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा बट बात मत कर रहा है। फोटो ले लो, तुम भूल जाओगे या फिर चैप्टर ढूंढते रहोगे, फिर ढूंढ लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। कोटार्ड सिंड्रोम और निहिलिस्टिक एटीट्यूड, निहिलिज्म। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। सुन लो, परसिक्यूशन एंड रेफरेंस समवॉट सीम्स सिमिलर, ठीक है। रेफरिंग तो पता है ना, रेफर करना किसी चीज को। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, पर्सन बिलीव्स दैट एवरीवन इज लुकिंग एट हिम, टॉकिंग अबाउट हिम इन द और द न्यूज ऑन द टीवी और न्यूज़पेपर रेफरिंग टू हिम। कुछ भी न्यूज आती है, कुछ भी आता है, उसको हमेशा लगता है कि सब कुछ उसके लिए हो रहा है, उसी से रेफर्ड है पर्सन से रिलेटेड। न्यूज तो चाहिए कि क्राइम हो गया, इसने मारा है, समथिंग वहाँ पे किसी ने मर्डर कर लिया, राइट। कोई किसी को अवार्ड मिलता है, वो अपने आप खुश होने लगा कि मेरे लिए पता है, राइट। कोई बात कर रहा है दूर से तो उसको ये लगेगा, पर अब देखो इसमें परसिक्यूशन एंड रेफरेंस में एक ही डिफरेंस है, दैट इज हार्म, ठीक है। परसिक्यूशन में उसको लगेगा सामने वाला मुझे मारना चाह रहा है, या मेरे लिए मतलब वो जो बातें कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अगर तुम, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तुम साइकेट्री पढ़ना फ्री टाइम में, तुम्हें हो सकता है खुद के अंदर ही नज़र आ जाए। बट डिल्यूजन उसको तब बोला जाएगा जब आपको प्रूव करने के बाद भी नहीं है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज डिफरेंट थिंग। डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब उस पर्टिकुलर हाइपोकॉन्ड्रियासिस का डिल्यूजन होना, हाइपोकॉन्ड्रियासिस अलग चीज़ है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मीन्स द पर्सन बिलीव दैट देयर इज अ डिफेक्ट इन पर्सन फिजिकल अपीयरेंस which is actually there are not any deficiency or any disorder। जैसे किसी को लगता है मेरी नाक बहुत छोटी है, यार आज पता नहीं क्यों ऐसा मेरी नाक बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रही है, मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, किस तरह से, मेरी आँख छोटी है बहुत ज़्यादा, या मेरे गाल बहुत बड़े, कान बहुत बड़े। फिजिकल अपीयरेंस जो आपके ट्रेड्स मिले हुए हैं, उन फिजिकल अपीयरेंस को आप एज अ डिजीज देखने लग जाते हैं। यार मेरे साथ ही बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे ठीक करानी है। आप डॉक्टर के पास जाएगा, पेशेंट कंसल्ट करेगा, डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं, सब ठीक है, ठीक है। इवन आपको फिर वो सेकेंड चीज़ होती है, इंटरनल भी होता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मेरी स्टमक में कुछ है या पेट में कुछ है, समथिंग है, हार्ट में कुछ बच गया, समथिंग है। वो प्रूव भी कर देंगे ना टेस्ट देके, तब भी वो यही मानेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, अपने अंदर। दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब प्रूव करने के बाद भी वो नहीं माने
तो वो डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो गया। प्रूव करने के बाद अपने लगता है चल ठीक है कुछ नहीं निकला, हो सकता है ऐसे ही दिमाग में आ रहा हो, विच नॉर्मल पर्सन डू। अपने साथ होता है क्या, कुछ दिक्कत हो रही है, अपन टेस्ट करा ले या कैसे ना कैसे करके प्रूव कर लो, कंसल्ट कर लो, कोई गड़बड़ नहीं है आपके साथ, सब नॉर्मल है, तो आप मान जाओगे हाँ ठीक है ऐसा लग रहा हो। बट हाइपोकॉन्ड्रियासिस का डिल्यूजन वाला ये नहीं मानेगा। डिल्यूजन ऑफ सेल्फ रिप्रोच, खुद को ही ब्लेम करना, भाई सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही हुआ है, होता है ना, मेरी वजह से ही सब हुआ है, मैंने ही अपने आप को खराब कर दिया, सब खुद को ब्लेम करना हर चीज के लिए, वेयर इवन यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो वो खुद को ब्लेम करने वाली बात है, सेल्फ रिप्रोच। अब उसको कितना ही प्रूव कर लो भाई तू था ही नहीं यहाँ पे। आज सुनो, फॉर एक क्लासिक एग्जांपल है, मान लो पेरेंट्स हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर या एक्चुअल पेरेंट्स भी हैं, वो अपने बच्चे को कहीं भेज रहे हैं, नया नया, जैसे तुम लोग स्कूल आए हो वैसे ही कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल से उन्होंने अपने पास रखा, उसको था कि यार बच्चा है अपना ऐसे से, अब वो कॉलेज भेजने लगे, दूर था, किसी वो रोज छोड़ने जाते, रोज छोड़ के आते, लेके भी आते कॉलेज से, किसी टाइम पे उनको किसी वजह से कि काम आ गया कुछ, उसने बच्चे को कैब में टैक्सी में किसी और में भेज दिया, वहां पे एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, या डेथ भी नहीं होती, बहुत तगड़े एक्सीडेंट होता है, उसको बहुत इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाए, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, यार ये मेरी गलती है, ऐसा वैसा ये वो, राइट। तो सेल्फ ब्लेम एक बार करना, दो बार करना समझ में आता है, बट जब आप सामने वाले को प्रूव कर दो कि भैया इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये होना था, मतलब एक्सीडेंटल हो गया, हो सकता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, बट द पर्सन स्टिल बिलीव्स कि वो उसी की गलती है, सेल्फ रिप्रोच। पर्सन ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर पास्ट फेलियर और रॉन्ग डीड्स। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिया, डी क्लेरमबोल्ट, फर्स्ट वाला देखो ऊपर, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस है क्लेरमबोल्ट कैंडिडेसी, और डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ डी क्लेरमबोल्ट, ये डी लग जाए तो समझ जाना। पर्सन ऑफ हायर स्टेटस इज इन लव विद हिम, कोई बड़ा एक्टर स्टार कोई भी पर्सन, आपको ऐसा लगेगा या उस पर्सन को ऐसा लगेगा जिसको डिल्यूजन है कि भाई सलमान खान, ऋतिक या जो भी XYZ, जो भी तुम अच्छे अच्छे ले लो, जो भी तुम्हारा आइडल हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे पीछे पागल है। इट इज डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिया। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ डबल्स और कैपग्रास सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम। अभी दोनों देखना, ये दोनों चीज एक दूसरे के सिमिलर होती है और अपोजिट होती है। ठीक है, फ्रिगोली एंड कैपग्रास सिंड्रोम दोनों ही डिल्यूजन ऑफ डबल्स हैं, बट कैपग्रास सिंड्रोम और फ्रिगोली सिंड्रोम, मैंने पिछली क्लास में गाना गाया था इस चीज को समझाने के लिए, अब मुझे वो याद भी नहीं आ रहा। नहीं, तो इसमें क्या है, कैपग्रास के अंदर पर्सन, अ नॉन पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल लुकिंग इम्पोस्टर, और फ्रिगोली के अंदर है a person believes that there are no one or more similar person as persecutor who are actually stranger। जब कैपग्रास के अंदर क्या लग रहा है, पर्सन, नॉन पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय इम्पोस्टर, आपका बंदा, आपकी बंदी, आपके नॉन टू, आपके रिलेटिव्स XYZ जो भी है, आपको वो चीज, वो इंसान वो लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा तो कोई और है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नॉन टू जितने भी हैं, योर माइंड विल थिंक दैट दे आर नॉट देम। ठीक है, वो आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोई नहीं है, जो भी जिसके लिए वो आप सिमिलर स्ट्रेंजर से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, फ्रिगोली में उल्टा होता है, इसमें हर कोई अपना ही लगता है। ठीक है, मान लो आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड जा रही है या आपके दोस्त का बॉयफ्रेंड जा रहा है, आपको लगेगा भाई ये तो मेरा है। इस लाइन पे इस सिमिलर, इट्स अ सिमिलर थिंग, जिसमें वो गाना नहीं है, गा देता हूं, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, वो ये है कि कुछ भी नहीं है फिर भी तू मेरा ही लग रहा है, दैट इज फ्रिगोली। याद रह जाएगा। हाँ, इसमें गोली देते हैं कि भाई तू मेरा है, तू मेरी है, भले उसको प्रूव कर दो भाई तेरा नहीं है। पेरेंट्स हो गए, कोई भी रिलेशन, कोई भी पर्सन जो आपका नॉन टू है, वो स्ट्रेंजर लग रहा है, कैपग्रास में है, और स्ट्रेंजर आपको आपका अपना लग रहा है पर्टिकुलर रिलेशन में, दैट इज फ्रिगोली। याद रह जाएगा।
अब इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस, इतना सारा लिखने की जगह एक ही चीज याद रख लो। डिल्यूजन के अंदर टेस्टिमनी कहता है द पर्सन एक्ट डन वाज क्रिमिनल और नॉट, बट द पर्सन इज डिल्यूजनल, कैन नॉट बी रिगार्डेड फुल्ली रेस्पॉन्सिबल। डिल्यूजन may be presumed to be real and then must be determined that the act done was criminal or not, but the person in delusion cannot be regarded fully responsible। मतलब ये कह रहा है कि डिल्यूजन को उसने मान लो क्राइम कर दिया, जैसे इनफिडेलिटी वाले में था, मार देता है वो सामने वाला, मर्डर कर दे अगर, तो भी आप उसको फुल्ली रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, पार्शियल रेस्पॉन्सिबल रहेगा क्राइम के लिए। और उसके अंदर जो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी या विल की बात कर रहे हैं, सॉरी आप जो गवाही देते हैं कुछ बोलते हैं, डिल्यूजनल पर्सन कैन मेक अ वैलिड विल इफ द डिल्यूजन इज नॉट रिलेटेड टू एनी वे विद द प्रॉपर्टी एंड पर्सन अफेक्टेड बाय विल। कुल मिला के ये है कि डिल्यूजनल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चीज़ों के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे डिलीरियम में भी नहीं था। फ्यूग छोड़ दो, हेलुसिनेशन की बात करते हैं। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है ये बताओ पहले तो, पता है? ये इल्यूजन आएगा 12 नंबर और हेलुसिनेशन आएगा 11। चार मेन चीज याद रखनी, डिलीरियम हो गया, डिल्यूजन हो गया। अब इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डिजीज ऑफ परसेप्शन। आपको क्या परसीव हो रहा है, आपको महसूस क्या हो रहा है, ठीक है, परसेप्शन। तो इट इज अ फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। इल्यूजन में इट इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इल्यूजन में वहां कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका आपको फॉल्स परसेप्शन होगा, आपको अनुभव, आपको एक्सपीरियंस अलग होगा। बट हेलुसिनेशन में देयर इज नो ऑब्जेक्ट, स्टिल यू विल फीलिंग और परसीविंग समथिंग। बहुत क्लासिक एग्जांपल जो पुराने जमाने से आता है, अंधेरे में सांप को, रस्सी को सांप समझ लेते हो। कोई मजिशियन, जो जितने मजिशियन होते हैं दे आर इल्यूजनिस्ट, आप उनको मजिशियन बोलते हैं, बट दे क्रिएट इल्यूजन। वो कुछ दिखाएंगे, आपका फोकस कहीं और रहेगा और वो चीज आपको कुछ और दिखने लगेगी, ठीक है, दैट इज इल्यूजन। बट हेलुसिनेशन कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, स्टिल यू आर परसीविंग थिंग्स। भगवान से बात आ रही है, दोस्त की आवाज आ रही, जो डेड पर्सन से उनकी आवाज आ रही है सुनने में, राइट, हेलुसिनेशन। Hallucination means the false sense perception without any external object or stimuli. Hypnagogic means vivid dream-like hallucination when falling asleep. जब आप सोने लगोगे आपको ऐसा लगेगा, बहुत अजीब सा सपना आएगा, आपको लगेगा आप गिर रहे हो, ठीक है, hypnagogic. Pseudo hallucination when in which the patient knows the stimulus is in the mind. Pseudo hallucination means होता है जहाँ पेशेंट को ये पता होता है कि उसके साथ गड़बड़ है, वो आएगा खुद आपके पास, डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे चीज़ें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ लो। द पेशेंट विल हैव द सेंस दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, वो स्यूडो हेलुसिनेशन है। ऑडिटरी मीन्स उसको कुछ चीज़ सुनाई देगी व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल साउंड, एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ साउंड। ऑडिटरी हेलुसिनेशन और नॉन इज पैराक्यूजिया, कॉमन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब तुम बाद में पढ़ लेना, स्किज़ोफ्रेनिया और ये सब पैरानोइड। क्लासिफिकेशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया का ICD-10 और IMD के हिसाब से, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में ICD-10 में अलग आता है और अमेरिकन क्लासिफिकेशन अलग है, दो चलते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सुनाई देना व्हेन देयर इज नथिंग साउंड इन द वर्ड। कॉमन कमांड हेलुसिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड ऑटोमेटिज्म। Additional voices command to do unwanted or undesirable things. Anyone commits suicide or homicide at the order of such imaginary voices. किसी को सुनाई दे रहा है, वो किए जा रहा है, उसको लग रहा है उसको कोई कमांड दे रही है, उसको कोई चीज, ठीक है, वॉइसेस। वो कुछ भी काम करेगा, वो किसी को मार सकता है, वो खुद को मार सकता है, वो कोई भी कमांड फॉलो कर लेगा, ठीक है, दैट इज कमांड ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिकली वो अपना कमांड फॉलो कर रहा है, उसको नहीं पता कहाँ से बोलती जा रही है। गस्टैटरी, टेस्ट की हेलुसिनेशन, कुछ भी खिला दो तुम्हें, या तो बहुत अच्छा लगेगा या बहुत ही बुरा लगेगा। डिल्यूजन मतलब कुछ भी नहीं खाएगा फिर उसको टेस्ट आने लगेगा, पर्टिकुलरली फीलिंग ऑफ टेस्ट व्हेन देयर इज नो सब्सटेंस इन माउथ, कुछ भी नहीं है फिर भी उसको टेस्ट आने लगेगा, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, स्मेल आना,
देयर इज नो स्मेल फॉर अदर पर्सन, बट उस पर्सन के लिए कोई पर्टिकुलर स्मेल उसको आ रही, अच्छी बुरी, बट कंटिन्यूसली आती रहती है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व से। टेक्टाइल हेलुसिनेशन बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज़ में भी आता है, तो टेक्टाइल हेलुसिनेशन और हैप्टिक हेलुसिनेशन कोकेन यूज में होता है। जब आप कोकेन विड्रॉल कर लेंगे अब्यूज में, तो आपको टेक्टाइल हेलुसिनेशन हो लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई टच कर रहा है, आपके स्किन पे, बॉडी में कीड़े या जो भी है क्रॉल कर रहे हैं, दैट इज टेक्टाइल। टेक्टाइल मीन्स टच, स्किन। विजुअल हेलुसिनेशन, गॉड, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, फेयरफुल एनिमल, स्नैक्स एक्सेट्रा, ये दिखना या इनसे सुनना है जो भी, बट ऐसा कुछ है नहीं। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, स्टिल अ पर्सन परसीव्स दीज थिंग्स, these are hallucination. Tactile visual hallucination without auditory hallucinations are inorganic disorder. देखो, अल्कोहल विड्रॉल, जब कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है जिसको डेली आवरली जरूरत पड़ रही है, उसको बंद हो जाए, विड्रॉल मिल जाए, तो टेक्टाइल और विजुअल हेलुसिनेशन के साथ साथ टेक्टाइल या विजुअल हेलुसिनेशन होने लगेंगे विदाउट ऑडिटरी। इल्यूजन मतलब फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट विच हैज रियल एग्जिस्टेंस। वहाँ ऑब्जेक्ट होगा, उसको आपने कुछ और समझ लिया, इतनी सी चीज है, ठीक है। इल्यूजन तो मेन आपके पढ़ने की चीज है इम्पल्सेस। हाँ, 14 पॉइंट। इम्पल्स इज, इट इज अ सडन, अब बोलते हो ना बहुत इम्पल्सिव है पेशेंट, किसी भी चीज के लिए इम्पल्सिव बोलते हो, बहुत कैजुअली वो वर्ड यूज कर लेते हो आप, इम्पल्सिव होना। Impulse is a sudden and irresistible urge to compelling a person to perform some addiction or some action without motive or forethought. मतलब एक सडनली एक इरेजिस्टिबल, सामने वाला उस चीज को रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, पहली बात तो कंट्रोल ही नहीं कर, उसको पता है कि वो गलत करने जा रहा है या जो भी करने जा रहा है वो करना नहीं चाहता, बट वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज इम्पल्स। विदाउट एनी मोटिव, उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा, उसको ये कि यार मतलब एक होता है ना कि मुझे इसको मारना है या मुझे इसको हार्म करना है, वो मोटिव भी नहीं है उसका, स्टिल द पर्सन विल डू दैट, और वो उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पता है वो गलत है। ये हिस्ट्री में आएगा सब अलग चीज, जैसे जैसे हिस्ट्री आती जाएगी, जैसे जैसे साइन सिम्टम आते जाएंगे, वैसे वैसे डायग्नोसिस बदल जाता है साइकाट्री में भी। तो इम्पल्स इज व्हेन अ पर्सन आर कंपेल्ड टू डू एनी सम एक्शंस विच आर सडन एंड इररेजिस्टिबल टू हिमसेल्फ, बट विदाउट फोरथॉट, उसने बिना सोचे समझे कर दिया, बिना मोटिव के कर दिया, दैट इज इम्पल्स। डिप्सोमेनिया क्या होता है? अब ये टर्म्स है सारी। डिप्सोमेनिया या डिप्स जो वर्ड बोलते हैं वो मेडिकल में बोलते हैं प्यास के लिए, थर्स्टी होना, ठीक है। फिजियोलॉजी में भी होगा, ब्रेन की जब पढ़ते हो आप। इररेजिस्टिबल डिजायर टू कंज्यूम एल्कोहल, इररेजिस्टिबल मतलब भाई आज जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ा हूँ, आधा लाश पड़ा हूँ, फिर भी पीनी है, डिप्सोमेनिया। घर वालों का डर जरूर होता है, बट फिर भी पीनी है, क्योंकि पिए बिना रहा नहीं जा रहा, दैट इज डिप्सोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। चलते फिरते आप कोई पेन उठा ली, कभी पेंसिल उठा ली, कुछ नहीं है, क्या वैल्यू है 10 रुपये पेन पेंसिल की, और सामने वाले की रखी, दिख ली, उठा के लेके चल दी। होटल्स में खाना खाने गए, वो फोर के टेबल आपको पसंद आए, कुछ भी छोटी मोटी चीज पसंद आ गई, क्या वैल्यू है, बट लेके चले गए, और वो रिपीटेडली बिहेवियर हो रहा है उनका वैसा, दैट इज क्लेप्टोमेनिया, चोरी करना। और बड़ी वाली नहीं, ये नहीं कि तुम हीरे जवाहरात उठा ले आओ, वो चीजें जिनकी कोई वैल्यू ना हो या बिल्कुल लिटिल वैल्यू हो। पेन ले लिया, कहीं गए ऑफिस से, कहीं पे गए उठा लिया, किसी के घर के कोई चीज की चेन रखा है उठा के ले आया, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। म्यूटिलोमेनिया, इररेजिस्टिबल डिजायर टू म्यूटिलेट, इसमें इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, बॉडी को हार्म करता है, वो चाह के भी मना, उसको खुद को ही कट लगाया गया, खुद को ही ऑर्गन, फिंगर काटना, नकल करना, वो सब चीजें म्यूटिलेट करना। पायरोमेनिया, आग लगा देना दुनिया में, ठीक है, कोई मोटिव नहीं है, कोई उसकी इच्छा नहीं है, बट फिर भी वो आग लगाए बिना रहा नहीं जाता उसको, ठीक है, पायरोमेनिया। सेक्सुअल इंपल्स, इररेजिस्टिबल डिजायर टू परफॉर्म परवर्ट सेक्सुअल एक्ट। परवर्जन, आई डोंट नो तुम लोगों को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना परवर्जन, सेक्सुअल परवर्जन हो गया तो तुम्हारा एग्जाम आ गया, सेक्सुअल परवर्जन पढ़ा दिए,
जब वो क्लास चल रही थी सारी सेक्सुअल असॉल्ट वाली और वो सब चीज़ें, नहीं ना, अलग से होते हैं, कोई बात नहीं। सेक्सुअल परवर्जन्स जो हैं उनको करने की इरेसिस्टिबल डिजायर, मोटा मोटा बेसिकली बता देता हूँ। पीपिंग टॉम सुना है तुमने एक वर्ड? क्या होता है? छुप छुप के देखना, ठीक है। इन दैट थिंग, ये इम्पल्स में वो चीज उसको पता है कि वो गलत है, उसको नहीं करना है, बट स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा पर्सन, और वो ये चीज कर रहा है, ठीक है। सेक्सुअल परवर्जन। ट्रांसवेस्टिज्म होता है, अपोजिट सेक्स के कपड़े पहन के उसको अच्छा लगता है, सेक्सुअल डिजायर उसकी पूरी होती है, दैट इज, हाँ बहुत सारे सेक्सुअल परवर्जन। तुम्हें नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, पढ़ा देते हैं, बहुत सारे हैं सेक्सुअल इम्पल्स। हाँ तो ये वो चीज है। नेक्स्ट इज सुसाइडल होमिसाइडल इम्पल्स, कोई एक्सप्लेन करनी। ट्राइकोटिलोमेनिया, ये न्यूज में बहुत आता है, और गर्ल्स तुम्हारे लिए स्पेशली है, हम लड़कों पे तो इतने ज्यादा बाल होते भी नहीं है, लंबे लंबे। इरिसिबल डिजायर टू पुल आउट बॉडी हेयर और स्कैल्प हेयर, एंड इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं, वो ये खास से भी है, ठीक है। इरिसिबल डिजायर टू पुल आउट बॉडी हेयर, हेड हेयर, एंड ऑल्सो ईट इट, ठीक है। तो जो ईट वाली टर्म आ जाती है ना, जब खा लिया जाता है, तो उसको बोल देते हैं ट्राइकोटिलोफेजिया, ठीक है ना। मेडिकली सॉरी क्रिमिनली रेस्पॉन्सिबल बिकॉज इम्पल्स आर नॉट मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें अगर कोई बोलेगा ना इम्पल्स में मैंने ये कर लिया, तो ये मान लेना कि आप अपना बचाव नहीं कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आपने किया है और आप बचोगे नहीं, ठीक है ना। लूसिड इंटरवल क्या होता है? ये हेड ट्रोमा और साइकेट्री दोनों में आता है, पढ़ा है ट्रोमा में, हेड ट्रोमा में लूसिड इंटरवल। इट इज अ पीरियड, सुनते जाओ, इट इज अ पीरियड ऑफ सैनिटी बिटवीन टू इनसैनिटी। एक पीरियड आया, जैसे आज मंडे का दिन है, आज वो पागल है, ट्यूसडे को वो नॉर्मल हो गया, वेडनेसडे को वो वापस पागल हो गया। तो जो लूसिड इंटरवल कहलाएगा वो कहलाएगा ट्यूसडे, पीरियड ऑफ सैनिटी या नॉर्मलिटी बिटवीन पीरियड ऑफ टू इनसैनिटी। क्या होता है, कई बार आपको ऐसी इंजरी हो जाती है हेड में, जहाँ आपका मेंटल स्टेटस खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा पेशेंट का कि हो क्या रहा है, कहाँ है, अजीब अजीब से बातें करने लगेगा, पर्सन विल बी मेंटली अनसाउंड। बट बीच में एक थोड़े से टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो वापस साउंड हो जाएगा, उसका माइंड वापस नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करेगा, और वो कमांड फिर होता था कि यार मुझे यहाँ क्यों पहुँचा दिया, ये क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ऐसा ऐसा, बट वापस से फिर वो वैसी हरकतें करने लग जाएगा, इंसैनिटी वाली। तो वो बीच का जो पीरियड है दैट इज लूसिड इंटरवल। ये एमसीक्यू में आता है, वाइवा में आता है, और हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए, बट शॉर्ट नोट में इतना नहीं, एमसीक्यू है वाइवा। इट इज अ पीरियड ऑफ क्लैरिटी और सैनिटी ऑफ थॉट्स बिटवीन टू सब्सिक्वेंट बाउट्स और टू सब्सिक्वेंट पीरियड्स ऑफ मेंटल इलनेस। अब इसकी मेन चीज ये है, मोस्ट कॉमनली सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर सुना है वर्ड? बाइपोलर तो सुना होगा ना। बाइपोलर में ये होता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, है ना। तो उन दोनों के उस चीज में देखा जाता है। एंड ऑल्सो इन हेड इंजरी, जब किसी को हेड ट्रॉमा हो जाता है इंटरनली बहुत ज्यादा, तो इट इज रेफर्ड एज अ पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन द पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जो हेड इंजरी के केस में अनकॉन्शियसनेस रहेगा पेशेंट, और बीच में उसको थोड़े टाइम के लिए कॉन्शियसनेस आई। थोड़े टाइम का मतलब होता है कुछ मिनट, ओनली फ्यू मिनट्स, दैट इज लूसिड इंटरवल। और इंसैनिटी और सैनिटी वाले इसमें बोलेंगे देयर इज अ पीरियड ऑफ सैनिटी बिटवीन पीरियड्स ऑफ बाउट्स ऑफ इंसैनिटी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर उस पीरियड में आपने कुछ कर दिया, आप हो मेंटली इल पर्सन, बट आपने लूसिड इंटरवल के बीच में कोई क्राइम कर दिया, यू विल बी फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वी एज अ डॉक्टर, वी हैव टू, जब आप हमारे पास पेशेंट लाया जाएगा, वी हैव टू प्रूव दैट द पर्सन वाज, वेदर द पर्सन वाज इन इंसैनिटी पीरियड और इन द लूसिड इंटरवल। आप लूसिड इंटरवल लिख के दे दोगे, वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसको
सजा हो सकती है, उसको रेस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा। आपने इनसैनिटी वाला पीरियड लिखा, वो बच जाएगा, ठीक है, ये आपको डायग्नोस करना रहेगा। मेनिया सबको पता है, पागलपन, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, characterized by elevated and irritable mood state, increased energy and decreased need of sleep and impaired judgment। सिर्फ ऐसे पागलपन को ऐसे नहीं बोलते, ये डेफिनेशन है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड और इरिटेबल मूड स्टेट, इंक्रीज एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, सोता भी नहीं है भाई, और उसका जजमेंट बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, दैट इज मेनिया। इसके अंदर इट इज ही इज नॉट क्रिमिनली रेस्पॉन्सिबल, याद रखना, पागल, जिसको आप जनरल भाषा में पागल 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 करते रहते हो, वो सिर्फ ये होता है पागल। बाकी और इतने सारे तरह के हैं, वो आप आगे मिल लेना साइकेट्री में, ठीक है ना। मेंसरिया और ये सब तुम छोड़ो, मेंसरिया का मतलब नहीं। मंचाउसन सिंड्रोम, फैक्टिशियस सिंड्रोम, फ्रीक्वेंट फ्लायर, हॉस्पिटल एडिक्शन सिंड्रोम, हॉस्पिटल हॉपर सिंड्रोम, ये सारे नाम है। हाँ सर बेटे, ये लेक्चर खत्म होने वाला और तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। मंचाउसन सिंड्रोम, ये सारे नाम। फिर क्या है, फैक्टिशियस, जितने नाम है ये सब नाम इसीलिए रखे हैं, जिनमें ये सब होता है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंट फ्लायर, हॉस्पिटल एडिक्शन एंड हॉस्पिटल हॉपर। इसमें पेशेंट क्या करता है, उसको आदत होती है, हॉस्पिटल से प्यार हो जाता है, नहीं है वो पेशेंट, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, आके आपको हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में आके बैठ गया, डॉक्टर साहब चेक कर लो। नाइट वॉक पे गया, खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पे घूमते घामते आ गया आपके पास, हर दूसरे दिन आ रहा है, ठीक है, या तो उसे आपसे प्यार हो गया है या उसे हॉस्पिटल से प्यार हो गया, दो ही कंडीशन है। हॉस्पिटल से हुआ है तो उसे मंचाउसन बोलेंगे, आपसे हो गया तो आप देख लेना, ठीक है। पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन विच पेशेंट फेंस मतलब होता है नाटक करना, झूठ बोलना, फॉल्स, फेंट डिजीज इन ऑर्डर टू ड्रॉ सम अटेंशन और सिंपैथी टू हिमसेल्फ। वो आएगा, बोलेगा साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ अटेंशन हमें दो, बार बार आएगा, हर दूसरे दिन आएगा, चलते फिरते घूमते फिरते हॉस्पिटल में, और ऐसा होता है यार, पता है, ये ऐसा हुआ भी था हमारे साथ, हम जब दिल्ली में जाया करते थे तब होता था हमारे, पर अब उस टाइम पे ध्यान नहीं देते थे। कुछ पेशेंट ऐसे थे, एक तो बाबा थे करीब 50-60 साल के, वो आएंगे और मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच आते थे हमेशा, कैजुअलिटी में बैठेंगे, एक स्ट्रेचर जैसे दीवार के सहारे रखा होता था, आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर लटके होते थे कैजुअलिटी में, खुद बैठेंगे स्ट्रेचर पे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेते रहते था। उनको पता नहीं क्या मजा आता था, और बिल्कुल तुम बात करोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक्चुअली कोई पेशेंट है जो जिसको बेचारे को दिक्कत हो रही है और वो ऑक्सीजन ले रहा है, उसको किसी डॉक्टर ने लगा के बैठा, बिल्कुल साउंड बात करेंगे, क्योंकि वो पागल नहीं, बट उनको वो एडिक्शन है, उनको चाहिए। फिर 4 लोग सोचें क्या हुआ बाबा, आपको क्या हुआ, आपको क्या सिम्टम है बताओ, ये वो आके बैठे रहते थे। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ये रिकॉल हुई मेमोरी बहुत सारी। तो पेशेंट है सिंपैथी फॉर हिमसेल्फ, तो वो पेशेंट आएंगे और बोलेंगे साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर, मुझे अटेंशन दो। तो यू बीइंग अ डॉक्टर आपको सबको अटेंशन देनी है, बट कहाँ नहीं देनी है, कुछ को गलत दे रहे हो वो याद रख लेना। मंचाउसन फैक्टिशियस, फ्रीक्वेंट फ्लायर, इसलिए नाम दिया है, फ्रीक्वेंटली आते हैं आपके पास, हॉस्पिटल एडिक्शन हो जाता है, और दूसरा हॉपर, रुक रुक के जाना, हॉपर से होते हैं कूद कूद के जाते हैं। फोबिया सबको पता है, क्या होता है फोबिया? नहीं, दैट इज फियर। फोबिया इज इररेशनल फियर, मतलब जिस चीज से दूसरे लोग, बाकी लोग नहीं डरते, उस चीज से आप डर रहे हो, ठीक है ना। ये सिंपल भाषा में समझाने के लिए, इररेशनल इंटेंस एंड परसिस्टेंस फियर ऑफ सर्टेन सिचुएशन, एक्टिविटीज, थिंग्स एंड एनिमल्स और इवन पीपल विच आर बियॉन्ड वन कंट्रोल एंड इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटी। मतलब वो डर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनके डेली रूटीन लाइफ को, उनकी एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करने लग जाएगा। हाइट से डर लगना, ठीक है। अब कोई 10वीं मंजिल पे रह रहा है, किसी का फ्लैट है 10th फ्लोर पे, तो जो फोबिया वाला रहेगा ना वो रह ही नहीं पाएगा उस जगह पे, वो बालकनी में जाके खड़ा भी नहीं रह पाएगा। वर्टिगो इज डिफरेंट थिंग, वर्टिगो चक्कर आना होता है हाइट से, वो अलग चीज है। फोबिया दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे, एक्रो हाइटोफोबिया, एगोरा लार्ज ओपन स्पेस, किसी बड़ी खुली जगह पे, खाली जगह पे उसको डर लगने लग जाएगा, ठीक है।
बड़े से खुले से स्टेडियम में, मतलब बहुत बड़ा स्टेडियम, कोई बहुत खाली फील्ड है, मान लो आप डेजर्ट में ले गए, उसको आसपास कोई नहीं दिख रहा, भले आप हो वहाँ पे, बट वो डरेगा क्योंकि बहुत लार्ज ओपन स्पेस एरिया है। क्लोस्ट्रोफोबिया, कन्फाइंड एरिया, ये तो बहुत सुना होगा तुमने, आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक, 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 छोटी जगहों पे बंद होने का डर, ठीक है, लिफ्ट में कई बार हो जाता है ना, डर लगने लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिक। हीमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, माइसो, जर्म्स का, डर्ट का, ये बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। जीनोफोबिया, स्ट्रेंजर्स का, और बहुत सारे होते हैं भाई, कम से कम 15-20 है, मैं अभी इतना ही देख लूँ तो समझ में आ गया ना। फोबिया, इररेशनल एक्सटेंसिव फियर, जो दूसरे लोगों में नहीं होगा सेम सिचुएशन में। साइकोपैथ, सोशियोपैथ, ये सब छोड़ो, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ बस तुम, अब ये कोई और पढ़ाएगा तुम्हें। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लो फटाफट, 2 मिनट और लगेंगे इसमें। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिमिनल इनसेन पर्सन। जब आप जिसको डायग्नोज करने जा रहे हो ना, वेदर आप लिखोगे वेदर द पर्सन इज मेंटली अनस्टेबल, इनसेन और सेन, वहां से जब आप लिख दोगे एज ए साइकियाट्रिस्ट और एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आप, उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटली इल पर्सन, वो जो खुद पागल है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पागल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, पागलों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिविल रेस्पॉन्सिबल, कॉम्पिटेंसी एज अ विटनेस, अ पर्सन कैन नॉट टेस्टिफाई or cannot give witness or testimony because however he can testify under special circumstances like when understanding not affected and give rational answers to questions during lucid interval। आ गया lucid interval में the period when between two insanity, जो zen period है या unconsciousness के बीच का जो consciousness का period है, वहाँ पे वो एविडेंस दे सकता है, वहाँ पे वो विटनेस बन सकता है और वो वैलिड रहेगा, ठीक है। एज जैसे अगर उस पीरियड में उसने क्राइम किया है तो भी वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। इसी तरह सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सबकी है, सिविल जैसे हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑथ एंड नेसेसिटी ऑफ टेलिंग द ट्रूथ एंड एबल टू कोरेंट, मतलब कुल मिला के सच बोलना और ओथ लेना, इतना सा। कॉन्ट्रैक्ट्स, कई लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट्स लूसिड इंटरवल में वैलिड रहेंगे, ठीक है, अदर देन दैट वो कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे। इफ अ मेंटल इलनेस डेवलप आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, मान लो आपने किसी से डील करी, कुछ भी, आप आज भी नहीं, आज आप फ्यूचर में कभी भी कोई काम करने जाओगे, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डील की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद सामने वाला पार्टनर या फिर आप खुद भी मेंटली इल हो जाते हो, तो वो वैलिड रहेगी जब तक सामने वाली पार्टी उस चीज को क्लेम ना कर दे, तोड़ ना दे, ठीक है। पर्सन विद डिलीरियम और फ्रॉम फीवर एंड हु इज ड्रंक एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड टर्म्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अंटिल हिज डिलीरियम एंड ड्रंकनेस लास्ट। आप किसी को नशे में साइन करा रहे हो कि प्रॉपर्टी साइन करा लिया, मान लो, है ना, कुछ भी साइन करा लिया, तो वैलिड नहीं रहेगी। इवन वो खुद से मर्जी से साइन करके दे रहा, भाई ले जा तू, सब तेरा है, वो वैलिड नहीं रहेगा अनटिल और अनलेस उसकी ड्रंकननेस और उसकी डिलीरियस कंडीशन वापस नॉर्मल नहीं हो जाती। कंसेंट, जो आप सब पढ़ते हो, कंसेंट टू एनी एक्ट, चाहे वो हार्ट का हो, मेडिकल एग्जामिनेशन का हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स का हो, सर्जरी, एमटीपी एक्सेट्रा, जितने भी हैं सब इनवैलिड है, ठीक है, बिकॉज द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस। इसका सेक्शन अलग है, ये पहले आईपीसी 90 था, अब आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, अब ये तुम बीएनएस ही देखना, बट ये 90 था। अब मेंटल इल पर्सन कैन नॉट एंटर गवर्नमेंट सर्विसेज, एक इंसेन पर्सन गवर्नमेंट सर्विसेज में एंटर नहीं कर सकता, ये इसकी सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनहेरिटेंस, मेंटली इल पर्सन को, मतलब पागल को, यू कैन नॉट डिसओबे और डिसऑन, मतलब मेंटली पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटेंस टू एनी प्रॉपर्टी अनलेस अ मर्डर और अबेटर ऑफ द मर्डर, मतलब आपने मर्डर नहीं किया, आप, मतलब वो मेंटली इल पर्सन है, वो सिर्फ मेंटली इल है, तो आप उसको प्रॉपर्टी से खत्म, उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिसऑन नहीं कर सकते, उसको उतना ही पार्ट मिलेगा। सिविल बात चल रही है अभी, ठीक है।
अनलेस और अनटिल द पर्सन इज मर्डर। गलती से अगर उसने मेंटली सैनिटी में किसी का मर्डर कर रखा है, उस पर केस चल रहा है, तो फिर उसको ऊपर प्रॉपर्टी का केस वो हिस्सा नहीं मिलने वाला उसको। कोई भी होते हैं, कई बार किसी के कजिन, ब्रदर, सिस्टर, वॉटएवर जो भी है, वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल होते हैं, रहते हैं। कई बार बच्चे बर्थ से पैदा होते हैं और कई बार किसी ट्रॉमा से हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है, कुल मिला के कहने की बात ये। ठीक है, इनहेरिटेंस उसको पूरा मिलेगा। मैरिज की बात है, अब हिंदू मैरिज एक्ट होता है भाई अपने, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट का है अलग से है, वो नाम वो नहीं है मुस्लिम मैरिज एक्ट, उनका कुछ और है नाम। हिंदू मैरिज एक्ट है अपने यहाँ पे इंडिया में। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली दैट नीदर पार्टी मस्ट बी मेंटली इल एट द टाइम ऑफ मैरिज। इफ एनी पार्टी इज मेंटली इल द मैरिज इज वॉइडेबल। पागल की शादी वॉइडेबल है। शादी के टाइम पे अगर कोई पर्सन इंसेन नहीं है, नॉर्मल है, जैसे अभी जो कि सब होते हैं, शादी के बाद सब होते हैं, तो वो वॉइडेबल नहीं रहेगा। इसलिए अगर पागल होना है तो पहले हो जाओ, तो शादी वॉइडेबल रहेगी। शादी के बाद तुम पागल होते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। मेंटली इल एट द टाइम ऑफ मैरिज, इफ द पार्टी इज मेंटली इल द मैरिज इज वॉइडेबल। वॉइड करने का मतलब आप वर्ड यूज करते हो, नल एंड वॉइड करते हो, कई बार यूज सुना है, नल एंड वॉइड। दिस नल एंड वॉइड मतलब वॉइडेबल और नल होने का मतलब है स्टेट ये मानेगी कि आपकी शादी हुई ही नहीं है। यहाँ डिवोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ नल एंड वॉइड होने की बात हो रही है। दैट द थिंग डिडंट एवर हैपन, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा। आपको सेपरेट नहीं किया जा रहा, आपको डाइवोर्स नहीं ग्रांट किया जा रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, नल एंड वॉइड करी जा रही है। ये डिफरेंस है नल एंड वॉइड में और उसमें डिवोर्स में अंदर। तब मैरिज विल बी वॉइडेबल। पार्टनरशिप सेम, वॉइडेबल। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, लीगल, मेंटल, वो पूरा अपन उसमें बता चुके हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लो। होलोग्राफिक विल that has been entirely handwritten and signed by himself will be valid। holographic will क्या होती है, किसे कहते हैं? जो खुद ने ही लिखी हो और खुद का साइन भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हो और वो कुछ लिखता जा रहा है, कोई आप थर्ड पर्सन आपके लिए लिख रहा है, वो होलोग्राफिक विल नहीं रहेगी, वो नॉर्मल विल रहेगी। होलोग्राफिक मतलब आपने खुद ने लिखा है, खुद का साइन है, हैंड राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए। वैलिड विल, वैलिड विल किसे कहेंगे? जो आप विल बनाते हैं ना कई बार लोग, चलो जी छोड़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली एक्सक्लूडेड इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, मतलब आप किसी की कैपेसिटी के से ज़्यादा पेन उसको दे रहे हो, ड्रिंक करा रहे हो, ड्रग्स करा रहे हो, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि इन सब के साथ वो था या नहीं। विल मेड ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल इज वैलिड। सुसाइड आफ्टर मेकिंग अ विल विल बी वैलिड। किसी ने विल बनाई और वो मर गया, सुसाइड कर लिया, स्टिल वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर उसका सुसाइड उस विल की वजह से ना हो, तब तक पता चला विल बना के उस विल की वजह से भी मर जाए, मेंटल डिसऑर्डर हो ना। विल्स मेड बाय डाइंग पर्सन वैलिड रहेगा, जिसे आप डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आता है फॉरेंसिक के डाइंग डिपोजिशन, डाइंग डिक्लेरेशन, इट इज अ विल, तो मेड बाय डाइंग पर्सन वो भी वैलिड रहेगी। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये है मैकनोटन रूल, ठीक है। अक्यूज पर्सन इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम इफ इट इज क्लियरली प्रूव्ड दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम द पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट विच इज रीजनिंग द डिजीज ऑफ हिज माइंड, मतलब किसी चीज से वो सफर कर रहा था जिसकी वजह से वो पागल था, या उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका माइंड साउंड नहीं था, उस टाइम पे उसने वो क्राइम कर दिया, तो पर्सन विल बी नॉट रेस्पॉन्सिबल। यही प्रूव करते हैं, इसी रूल के हिसाब से प्रूव करते हैं, वो मूवीज में दिखाते हैं ना, पागल है वो वाला, ये रूल रहता है मैकनोटन रूल। मैकनोटन सबसे पहले इंसान था जिसने अपने यहाँ के किसी बड़े इंसान को मार दिया था, मेयर वगैरह को, उसके नाम पे बनाया रूल, अपने यहाँ का नहीं है। ऑल्सो नोन एज राइट और रॉन्ग टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट ऑफ इंसैनिटी, लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी। मैकनोटन के नाम से आ जाएगा, बहुत कॉमन, बहुत इजी चीज़ है। नाम आता है राइट और रॉन्ग टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट ऑफ इंसैनिटी एंड लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी।
ठीक है ना। सेक्शन आईपीसी 84 था, देखो बीएनएस में देख लेना यार अभी क्या चेंज हुआ है, बट अगर मैग्नोटन और ये अपने इंडिया के लॉ में ये चीज चलती है, ठीक है, जो इस रूल, ये रूल इसके अंदर, सॉरी हाँ, ये रूल इस आईपीसी के अंदर स्टेट किया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है। अब बीएनएस में जो भी चेंज हुआ वो देखना तुम एक बार। नथिंग इज एन ऑफेंस, अपना लॉ क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस that which is done by a person at the time of doing it by reason of unsound mind and is capable of knowing the nature of the fact of the act and that is he is doing wrong or contrary to law। मतलब जब वो एक क्राइम कर रहा था उसको ये नहीं पता था कि उसके एक्ट की नेचर क्या है, वो क्राइम है या लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, और उसका जो माइंड था उस स्टेट में नहीं था, तो उस चीज को आप ऑफेंस नहीं मानेंगे। यही पॉइंट लेके सब कुछ उड़ाया जाता है, ठीक है ना। इंक्वायरी ऑफ ट्रायल अनसाउंड माइंड ये सब ठीक है, छोड़ो इसको। सोमनाबुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, मेडिको लीगली, ये याद रख लेना, नींद में चलना। एमएलआईज एक्ट कमिटेड आर नॉट प्रीमेडिटेटेड और विलफुल, सो नॉट रेस्पॉन्सिबल। नींद में चलते चलते किसी ने किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, कोई भी क्राइम कर दिया, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। हिप्नोसिस जो होता है, ऐसा करते हैं कुछ बोल के, हिप्नोसिस इज अ ट्रांस स्टेट विच एक्सट्रीमली सजेस्टेबिलिटी, मतलब हिप्नोसिस में ले जाते हो, देखा ना, ऐसा कुछ घुमाते हैं फिर बोलते हैं आप ये हो, आप बताओ आप यहाँ पे जा रहे हो, आप वहाँ पे जा रहे हो, दैट इज एक्सट्रीम सजेस्टिबिलिटी। आप माइंड को ये डायरेक्ट कर रहे हो कि आप उस पर्टिकुलर चीज पे हो, एक्सट्रीम सजेस्टिबिलिटी, सजेशन दे रहे हो उसको, रिलैक्सेशन दे रहे हो, पहले उसको रिलैक्स कराते हैं। हाइटेंड इमेजिनेशन, आप उसको इमेजिनेशन को, ब्रेन को इतना हाइटेंड कर देते हो, मतलब इतना ज्यादा इमेजिनेशन कराते हो उसको लगता है कि आप वहीं पहुंच जाता है, दैट इज हिप्नोसिस। उस कंडीशन में क्राइम अंडर हिप्नोसिस इज पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल, आप किसी को हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते हो ना, बट अक्यूज कैन नॉट टेक डिफेंस फॉर इट। देखो, जिसके साथ हिप्नोसिस हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हिप्नोटाइज किया गया और मेरे साथ ये कराया गया, मुझसे मर्डर करवाया गया। अपने यहाँ पे ये है, मतलब जिस पर्सन के साथ हिप्नोटाइज हुआ है, जो पर्सन हिप्नोटाइज है, वो अगर कुछ भी करता है, द पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आप हिप्नोटाइज करना सीख लो, ठीक है, कुछ भी करवा सकते हो सामने वाले से।